इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया है। डिस्क शेप्ड ऑर्गेनेल होता है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये जो सिस्टम दिखाया हुआ है, डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिख रहे हैं, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलेकोइड कहते हैं। और ये जो कॉइन है ये एक के ऊपर एक इस तरह से पाइलअप हो जाते हैं, एग्रीगेशन जो होते हैं इनके ये पिलर की फॉर्म में। तो एक पिलर जो बनता है बहुत सारे थाइलेकोइड के एग्रीगेशन से, तो इस पूरे एक स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम सिंगुलर है और ग्रैना प्लूरल है। फिर से बताते हैं, ग्रैनम सिंगुलर है और ग्रैना प्लूरल है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और ये डिफरेंट, ये जो ग्रैना के बीच में ये जो यहाँ पे जो इंटर ग्रैनुलर जो स्पेस होगा, तो यहाँ पर फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। आगे हम और डिटेल में बताएंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये हमने आपको ग्रैना क्या होते हैं, ये पाइल्स जो हैं, ये जो पिलर्स हैं, जो ये ग्रैना है, और ये जो एक सिंगल कॉइल जैसा जो स्ट्रक्चर है ये थाइलेकोइड है। इस डायग्राम की हेल्प से हम क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वह कैप्सूल शेप्ड ऑर्गेनेल होता है और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो थाइलेकोइड यहाँ पर दिखाए हैं, ये ग्रैना दिखाए हुए हैं। तो ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं, ये पिलर, दो पिलर्स को कनेक्ट करने वाले ये जो लैमेले आपको दिख रहे हैं, तो ये जितनी भी मेम्ब्रेन दिख रही हैं ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। और यहाँ पर ये देखिए जो एक सिंगल कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है ये थाइलेकोइड है और थाइलेकोइड के एग्रीगेशंस, ये पिलर के फॉर्म में जो एग्रीगेशंस हैं ये ग्रैना है। और ये बहुत सारे ग्रैना यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हुए हैं और सिंगुलर होता है ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम होता है। और बहुत सारे ग्रैनम की बात करें तो वो प्लूरल होता है ग्रैना। और डिफरेंट ग्रैना को ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये लैमेले कहलाते हैं। ये जो देखिए ये जो हैं ये लैमेले हैं जो ग्रैना को कनेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रैना को कनेक्ट कर रहे हैं, ये हैं लैमेले। और थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होता है। अपने स्टूडेंट्स को रिकॉल करवा दें कि फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स थाइलेकोइड में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने ETC मेंशन किया है। ETC जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ATP सिंथेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आगे के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लेते हैं कि थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन होते हैं। और ये जो ग्रैना है यहाँ पर दिखाए हैं हमने, तो ग्रैना के बीच में अब ये जो जितना भी फ्लूइड हमें दिख रहा है इस डायग्राम में, जो लाइट ब्लू कलर का जो रीजन दिख रहा है ये फ्लूइड फील्ड स्पेस है और इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन होता है इस स्पेस में, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन और थाइलेकोइड्स में होता है लाइट रिएक्शन। इस डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट में डिवीज़न ऑफ लेबर दिखाया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये थाइलेकोइड्स हैं और ये उनके एग्रीगेशंस को हम ग्रैनम कह रहे हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है कि ग्रैनम में या थाइलेकोइड्स में लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं वह है ATP और NADPH। तो जो NADPH है ये हाइड्रोजन डोनर होता है जो केल्विन साइकिल में यूज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, और ATP भी केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होती है। तो लाइट रिएक्शन होता है ग्रैनल पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH बनते हैं और जो डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल में ये दोनों कंपोनेंट्स यूटिलाइज होते हैं और वापस से ADP और NADP रीजनरेट हो जाते हैं और ये ADP और NADP फिर से रिचार्ज होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान और ATP और NADP बनते हैं।
NADPH बनता है यहाँ पे। और यहाँ पर एक और बात बता दें आपको कि लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर की स्प्लिटिंग होती है। आगे के प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाटर यूटिलाइज होता है लाइट रिएक्शन के दौरान और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तो इस डायग्राम में बेसिकली ये दिखाया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के जो दो कंपोनेंट्स हमने दिखाए थे, थाइलेक्वाइड और स्ट्रोमा। तो थाइलेक्वाइड्स में होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसके कंपोनेंट्स ने अपने अपने काम को बांटा हुआ है। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डायग्राम की हेल्प से जो बातें अभी हमने डिस्कस करी हैं वह सारी बातें यहाँ पॉइंट्स में हमने मेंशन कर दी हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इन पॉइंट में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मेंशन की है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमने कहा कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, तो डार्क रिएक्शन पूरी तरह से लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं तो ये डार्क में ही होगा। तो ये एक तरह का मिसनॉमर है, यानी कि गलत नाम है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लाइट रिएक्शन जो कि लाइट पर की प्रेजेंस में ही होते हैं। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं? ATP और NADPH। तो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पर पूरी तरह से डिपेंड होता है डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट पर डिपेंड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डार्क रिएक्शन पूरी तरह से केवल डार्कनेस में हो जाएगा, पूरी तरह से अंधेरे में हो जाएगा और ये किसी भी तरह से लाइट पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सनलाइट की जो सप्लाई है वह बंद कर दी जाएगी किसी ग्रीन प्लांट को, तो लाइट रिएक्शन रुक जाएगा और थोड़ी ही देर में डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन पूरी तरह से डिपेंड होते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी कि ATP और NADPH पर। तो देखा जाए तो डार्क रिएक्शन इस एक तरह का मिसनॉमर है, यानी कि ये गलत नाम है। किसी कंपटीशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो जो बातें अभी डिस्कस की हैं वह इम्पॉर्टेंट हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो हमें ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, उनकी लीव्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस क्लोरोफिल की क्रोमेटोग्राफी करें तो हम देखेंगे कि क्लोरोफिल केवल एक पिगमेंट का नहीं बना हुआ है, इसमें एक से ज़्यादा पिगमेंट पाए जाते हैं। तो जब हम क्रोमेटोग्राम की स्टडी करते हैं क्लोरोफिल की, तो हमें कई तरह के पिगमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। जैसे क्लोरोफिल B हमें देखने को मिल रहा है, क्लोरोफिल A जो कि ब्लू ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटीन ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल जिसे हम केवल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट मानते हैं, इसमें कई तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो अभी हमने जान लिया है कि जिसे हम क्लोरोफिल एक पिगमेंट जान रहे थे, उसमें कई तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस डायग्राम में स्टडी करेंगे। तो 3 पिगमेंट्स का हम कंपेयर करेंगे, क्लोरोफिल A, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल B। तो हमने यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे वेवलेंथ्स दिखाई हुई हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है, सोलर स्पेक्ट्रम होता है, उसकी यहाँ पर वेवलेंथ दिखाई हुई है। तो ये 400 से लेकर 700 nm तक की वेवलेंथ हमने दिखाई हुई है। तो ये ब्लू रीजन हो गया ये 400 की तरफ, और ये 700 की तरफ ये रेड रीजन हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि ये सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है तो वह ब्लू रीजन में हो रहा है और ये रेड रीजन में हो रहा है। तो 2 रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो पिगमेंट्स हैं ये सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ। जो ब्लू और रेड रीजन की जो सनलाइट होती है उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और इन 3 पिगमेंट्स को भी आप कंपेयर कीजिए तो आप ध्यान से देखिए, क्लोरोफिल A सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है और ये सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किस लाइट में, ये जो 7 कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, तो स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है।
तो आप ध्यान दीजिए, तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ये ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमने एक्शन स्पेक्ट्रम और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों को हमने ओवरलैप कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमने क्लोरोफिल ए का यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्लोरोफिल ए का जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिला था, और यहाँ पर ये टोटल फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम मिला था, उसको हमने ओवरलैप कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिए कि क्लोरोफिल ए की ये पीक हमें यहाँ पर दिख रही है, और क्लोरोफिल ए की दूसरी पीक हमें रेड रीजन में दिख रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हमें लगभग पूरे स्पेक्ट्रम में दिख रही है। हालांकि रेट सबसे ज़्यादा हाई है ब्लू रीजन में, और यहाँ पर ये रेड रीजन में सबसे ज़्यादा हाई है। तो इस बात का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लिखा है कि पार्ट सी जो है फिगर का, तो इसमें हमने ये एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप किया है। तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो क्या आप यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि 1 to 1 ये ओवरलैपिंग हो रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान दीजिए, तो लगभग पूरे स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है। डेफिनेटली ब्लू रीजन और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है, लेकिन पूरे स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर देखिए, आप क्लोरोफिल ए का अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो ये 500 से 600 के बीच में ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल नील ही है, लगभग नील है। लेकिन फोटोसिंथेसिस इस रीजन में बिल्कुल भी नील नहीं है, फोटोसिंथेसिस हो रही है इस रीजन में। तो आगे देखेंगे कि क्या वजह है कि इस रीजन में भी फोटोसिंथेसिस हो पा रही है। हमने क्लोरोफिल का क्रोमेटोग्राम स्टडी किया और देखा कि 4 तरह के पिगमेंट्स हमें दिखाई दिए क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल ए जो कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स, हमें ये पिगमेंट्स देखने को मिले। और ये सारे पिगमेंट्स किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है लाइट का, और यह भी ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में ये सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और फोटोसिंथेसिस का रेट भी हमें इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ब्लू और रेड रीजन्स हैं स्पेक्ट्रम के, इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पर ये कुछ कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है कि इसका मतलब ये हुआ, जो क्लोरोफिल ए है ये चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने मेंशन किया है, क्लोरोफिल ए ये मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है वर्ल्ड में पाया जाने वाला। दुनिया में बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एसेसरी पिगमेंट्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देख ही लिया कि जो क्लोरोफिल ए है ये चीफ पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लेकिन जो बाकी पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और ये जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस बताई हुई है एसेसरी पिगमेंट्स की, कि इसका मतलब ये हुआ कि इन पिगमेंट्स की हेल्प से प्लांट वाइडर रेंज ऑफ सोलर जो हमने स्पेक्ट्रम दिखाया था उसकी ज़्यादा रेंज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर पाते हैं। रिकॉल कीजिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप करके दिखाया था। और ये आपको दिखाया था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिन रीजन में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीक पर है केवल उन्हीं रीजन में फोटोसिंथेसिस हो रही है। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है ब्लू और रेड रीजन में, क्योंकि क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट है। लेकिन हमने यह भी देखा कि लगभग पूरे सोलर जो स्पेक्ट्रम है उसमें लगभग पूरे पे ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर फोटोसिंथेसिस का रेट लो है, कम है।
तो ऐसा इसलिए है, पूरा स्पेक्ट्रम इसलिए यूटिलाइज कर पाता है प्लांट क्योंकि वह इन एसेसरी पिगमेंट्स की भी हेल्प लेता है। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हमने बताए हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और वह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो इस तरह से जो सोलर स्पेक्ट्रम है, लगभग पूरा सोलर स्पेक्ट्रम एक ग्रीन प्लांट यूटिलाइज कर पाता है। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एसेसरी पिगमेंट्स का कि ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। जब बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर जब ज़्यादा हो, इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जैसे गर्मियों की दोपहर जब होती है तो उस समय सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दौरान क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, तो इस बात से एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट हमने लिखा है कि जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है 400 से 700 nm के बीच का जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है, इसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो क्योंकि यही स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अभी तक हमने जान लिया है कि क्लोरोफिल ए एक चीफ पिगमेंट होता है और बाकी जो पिगमेंट्स हैं जैसे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो इन एसेसरी पिगमेंट्स और ये जो चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इनके एग्रीगेशंस को हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, इन्हें हम फोटो सिस्टम भी कहते हैं। और ये जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली इन वेवलेंथ्स को, इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए को देते हैं वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और जो क्लोरोफिल ए होता है, इन्हें हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो जब हम लाइट रिएक्शन डिस्कस करेंगे वहाँ पे और डिटेल में जानेंगे। तो ये सब टर्म्स आपको समझ में आए, तो इस वजह से ये सारे डायग्राम्स हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं और ये छोटी छोटी बातें उनकी क्लियर करते हैं। तो हमने इस डायग्राम की हेल्प से जाना है जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो और क्लोरोफिल ए, इनके एग्रीगेशंस को हम फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमने फोटो सिस्टम का मतलब जान लिया है, जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। और ये फोटो सिस्टम दो तरह का होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है इस सिस्टम में, तो इसका एब्जॉर्प्शन पीक हमें मिलता है 700 नैनोमीटर पे। यानी कि जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसका 700 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक हमें देखने को मिलता है। इस वजह से हम पीएस फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम P700 भी कहते हैं। उसी तरह से जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वह सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है 680 नैनोमीटर पर। और इस वजह से हम पीएस सेकेंड को P680 भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे नंबर दिया है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, ये सीक्वेंस हमने दिया है उनकी डिस्कवरी के सीक्वेंस पे। यानी कि ये जो P700 है ये पहले डिस्कवर हुआ था और P600 जो है ये P680 ये डिस्कवर हुआ था बाद में। तो इनके डिस्कवरी के सीक्वेंस पर ये हमने इनके नंबर रखे हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, ना कि इनके फंक्शनिंग के सीक्वेंस पे। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लाइट रिएक्शन शुरू होता है पीएस सेकेंड से और बाद में नंबर आता है पीएस फर्स्ट का। तो ये छोटे छोटे कन्फ्यूज़न हमारे स्टूडेंट्स के दूर हो जाएं, तो इस वजह से इतनी बारीकी से हम हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पीएस फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ और पीएस सेकेंड बाद में डिस्कवर हुआ। लेकिन लाइट रिएक्शन में जो रिएक्शन की शुरुआत होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत होती है पीएस सेकेंड से। यह क्लास 11 बायो एनसीईआरटी का चैप्टर 13 है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और इस चैप्टर को हमने ये 8 पार्ट्स में कवर किया है और इन सभी पार्ट्स की वीडियोस हमसे परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू tutorial.concept@yahoo.in।